यार रशिया ने जब यूक्रेन के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला करा तो उसके बाद से आवाज दोबारा उठने लगी नाटो के सामने कि यूक्रेन को एक नो फ्लाई जोन रीजन घोषित करा जाए। ये आखिर नो फ्लाई जोन रीजन क्या होता है यार, और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि किसी भी सिचुएशन में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और क्यों यूक्रेन चाहता है कि क्यों उसको नो फ्लाई जोन घोषित करा जाए। आखिर नो फ्लाई जोन रीजन को घोषित करते ही ऐसा क्या हो जाता है देश में कि वो सुरक्षित महसूस करने लगता है, और क्यों नाटो कह रहा है कि यार नो फ्लाई जोन करने से ये यूक्रेन के लिए अच्छा नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक भयानक स्थिति साबित हो सकती है। आज इस वीडियो में हम गहराई में समझेंगे इस NFZ के बारे में, नो फ्लाई जोन के बारे में, और इस पूरी सिचुएशन को थोड़ा सा गहराई से डिटेल में जानेंगे। तो मैं हूं उदेश पारिक और आपका स्वागत करता हूं नॉलेजतानी पर। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। यार अभी वोलोडिमिर जेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने लोगों से अपील भी करी थी कि आप जो अपने अलग अलग जो लीडर्स हैं देश के, यानी कि जिस भी आप देश में रहते हैं, अपने लीडर्स को कन्विंस करिए कि वो यूक्रेन में नो फ्लाई जोन के ऊपर काम करना स्टार्ट करें। देखिए अब हम सबसे पहले समझते हैं कि नो फ्लाई जोन क्या होता है। देखिए नो फ्लाइट जोन, हाँ नो फ्लाइट जोन या फिर नो फ्लाई जोन, या फिर इसको हम एक और नाम दे सकते हैं कि एयर एक्सक्लूजन जोन। यार एक ये वो रीजन होता है, यानी कि वो एरिया होता है जहां पे जो वहां की मिलिट्री पावर है वो ये इंश्योर करती है कि कोई भी टाइप का एयरक्राफ्ट उनके आसमान से होता हुआ ना जाए। हाँ वो इवन इसमें पर्टिकुलर भी हो सकते हैं कि अच्छा यार पैसेंजर व्हीकल्स जा सकते हैं लेकिन मिलिट्री एयरक्राफ्ट ना जाए, या फिर वो ये भी कर सकते हैं कि पैसेंजर व्हीकल मिलिट्री एयरक्राफ्ट कोई सा भी देश का हो वो हमारे इस ऊपर वाले आसमान से ना जाए, नहीं हमारे ऊपर से कोई भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट ना गुजरे। अब हम ये समझते हैं कि यार ये क्यों होता है। देखिए ऐसा करने से यार एक तरीके से सीधी उनके पास ये पावर जाती है कि वो इंश्योर कर सकते हैं एक सेफ्टी अपने सिटीजन्स की वहां से। हाँ जैसे अभी यूक्रेन में हो रहा है यार, लेकिन वो सेफ्टी इंश्योर कैसे करेंगे अगर वहां से जा रहा होगा तो वो कैसे पता, मतलब क्या उनके पास राइट्स होते हैं उनको रोकने के। तो यार नो फ्लाइट जोन अगर कोई भी घोषित कर देता है तो यार उसके अकॉर्डिंग जो वहां की जो ग्राउंड यूनिट्स होती हैं या फिर जो इवन उस देश की मिलिट्री पावर होती है वो उसके पास सीधा राइट जाता है कि वो कोई भी तरीके का वायलेंस इंक्लूड कर सकती है अपने नो फ्लाई जोन मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। जी हाँ, यानी कि अगर आपने अपने देश में एक पर्टिकुलर एरिया में नो फ्लाइट जोन घोषित कर रखा है तो अगर मान लीजिए किसी दूसरे देश का मिलिट्री विमान वहां से जाता है तो आपको सीधी पावर जाती है कि आप उसको विदाउट एनी कंसेंट उसको आप शूट डाउन कर सकते हैं, यानी कि उसको खत्म कर सकते हैं दूसरे मिलिट्री पावर पे, यानी आप वायलेंट हो सकते हैं उस टाइम पर अपनी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए। और क्या कभी किसी देश ने नो फ्लाइट जोन घोषित करा गया है किसी देश में? जी हाँ, ऐसा करा गया है इराक में गल्फ वॉर के दौरान, बोस्निया हेर्जेगोविना में 1995 में कोसोवो वार के दौरान, और लीबिया में, जिसकी बात भी काफी बार अभी हो रही है, यहाँ पे सवाल उठाए जा रहे हैं, 2011 के इंटरनेशनल इंटरवेंशन में। यानी कि इन तीनों टाइम पर इन एरियाज में नो फ्लाई जोन घोषित करा गया। लेकिन अब सवाल यह आता है कि यार जो नाटो है उसने ये क्यों मना कर दिया कि भाई हम यूक्रेन में नो फ्लाइट जोन नहीं लगाएंगे। यानी कि यूक्रेन के पास भी तो ये पावर देनी चाहिए थी ना कि भाई हाँ अगर आप चाहते हो तो हम नो फ्लाइट जोन लगा देते हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं दिया गया, इसको भी समझना जरूरी है। और अब हम इस बारे में समझते हैं। And of course the only way to implement a no-fly zone is to send NATO planes, fighter planes, into Ukrainian airspace, and then impose that no-fly zone by shooting down Russian planes. सर जैसा कि आपने पहले अभी समझा कि नाटो ही जिम्मेदार रहा है और देशों में नो फ्लाइट जोन घोषित करने के लिए, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल में देखा लीबिया में या फिर बोस्निया हेर्जेगोविना में, तो यार उसमें वहां पर न्यूक्लियर वेपन्स इन्वॉल्व नहीं थे। लेकिन अगर हम बात करें रशिया की तो वो पूरा हब है न्यूक्लियर वेपन्स का। और साथ ही साथ बात ये भी है क्योंकि जो पुतिन है उन्होंने भी एक वायलेंट एग्रेशन दिखाया है यूक्रेन के खिलाफ, तो ये सीधा सक जाता है कि अगर और देश इसमें शामिल होते हैं तो एक वर्ल्ड वॉर 3 का सीधा सीधा इन्विटेशन हो सकता है इस टाइम पर। और कोई भी देश नहीं चाहेगा कि एक ये लड़ाई बढ़कर आगे जाए। इसी पर यार कुछ बयान भी आए हैं बड़े बड़े लीडर्स के। और जैसा कि यार मैंने अभी बताया कि नो फ्लाइट जोन जब भी किसी देश में घोषित होता है तो वहाँ की मिलिट्री पावर इंश्योर करती है कि कोई भी ऊपर से उनके कोई भी एयरक्राफ्ट ना जाए, जो पर्टिकुलर वो डिसाइड करते हैं कि भाई इस टाइप का नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो इंश्योर कैसे करती हैं, मैंने बताया वायलेंट एग्जीक्यूट भी कर सकती हैं, वायलेंटली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी कि वो शूट डाउन कर सकते हैं डायरेक्ट अगर कोई मिलिट्री व्हीकल्स दिखते हैं तो। लेकिन
अगर आप ये सोचिए कि ये जो स्टोरी है यहीं तक एंड नहीं होती। अगर आपको इंश्योर करना है कि भाई वहाँ पर मिलिट्री व्हीकल्स नहीं जा रहे हैं, तो उसके लिए भी तो आपको देखना भी तो पड़ेगा कि वहाँ पे जा तो नहीं रहे। उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस एयरक्राफ्ट लगाने होंगे कि जो इंश्योर करेंगे, घूमते रहेंगे आपके वहाँ पे एयर स्पेस में और ये चेक करेंगे कि भाई और कोई मिलिट्री व्हीकल्स नहीं है ना किसी देश के। उसके लिए पूरी की पूरी आपको आपका रिसोर्सेज वहाँ पर जाते हैं। और साथ में इवन मान लीजिए रशिया और बेलारूस है, वहाँ से जो सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि सरफेस टू एयर जो डिस्ट्रॉय कर सकती है, यानी कि जैसे उसके जब सर्विलेंस व्हीकल्स घूम रहे होंगे या फिर जो मिलिट्री व्हीकल्स घूम रहे होंगे यूक्रेन के अपने एयर स्पेस में कि वहाँ पे चेक करने के लिए, तो वो काफ़ी स्लो जा रहे होंगे और वो काफ़ी एक तरीके से केवल ध्यान रखने के लिए वहाँ पर घूम रहे हैं। तो यानी वो एक डिफेंडिंग पोजीशन में या फिर अटैकिंग पोजीशन में भी नहीं है, वो मात्र केवल एक चेक करने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। तो एक काफ़ी हाई चांसेस बन जाते हैं कि वो रशिया या फिर बेलारूस उनके ऊपर अटैक कर दे। तो उसके लिए सबसे पहले नाटो को ये इंश्योर करना होगा कि वहाँ पे जो बेलारूस और रशिया है, वहाँ की जो सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरीज हैं उनको वो डिस्ट्रॉय कर दे। इससे सीधे सीधे बॉर्डर कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं। और जो वहाँ की लड़ाई है वो यूक्रेन से कहीं ज़्यादा आगे तक फैलने की पूरी संभावना जताई जाती है। और इसीलिए उनके जो लीडर्स हैं उन्होंने बयान दिया है कि वो बिल्कुल नहीं चाहते कि वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन आए। और इसी वजह से वो नाटो में ये इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी देश ये सहमति ना जताए कि भाई हाँ हमें नो फ्लाइट जोन घोषित करना चाहिए यूक्रेन में। तो यार ये था एक छोटा सा वीडियो नो फ्लाइट जोन के बारे में। आई होप ये आपको समझ में आया हो कि ये टर्म क्या होता है। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो मेक श्योर यू लाइक इट और सब्सक्राइब कर दे चैनल को अगर आप नए हो और आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने में विश्वास रखते हैं। और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ इन्फॉर्मेटिव वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं ये एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि मान लीजिए आप किसी भी साइड हो, आप रशिया की साइड हो, यूक्रेन की साइड हो, मतलब काफ़ी एक्सट्रीम पोजीशंस हर बार बन जाती हैं और ये काफ़ी नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम किसी भी एक साइड के बारे में हम ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाते हैं जो भी हमारे बिलीफ सिस्टम से मैच करता है। लेकिन यार जो हमारी थिंकिंग भी है ना वो प्रोपेगेंडा थ्योरी है ऑफकोर्स कि वो हम वही सोचते हैं और वही हमारे बिलीफ सिस्टम बन जाता है जो कि हमें दिखाया जाता है एज अ मेन स्ट्रीम चैनल। तो किसी भी साइड को चुनने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि यार क्या हमें सीधा कुछ फ़ायदा मिल रहा है। और यार साथ में हमें मेन बात हमेशा ये ध्यान रखनी चाहिए कि और जो कि आवाज़ हर जगह हर एक मीडिया चैनल्स पर और इवन सोशल मीडियाज पर भी उठाई जा रही है कि यार जो कैजुअलिटीज़ हैं वो नॉर्मल सिविलियंस की होती हैं। उसमें कोई जीत हार, कोई भी जीत जाएगा कोई भी हार जाएगा अगले दिन, लेकिन जो सिविलियंस हैं वो मर रहे हैं और वो नहीं मरने चाहिए। और हम बात करते हैं 21st सेंचुरी की, जो इतने बड़े बड़े हम मैच्योर बातें करते हैं कि हम पीस एग्रीमेंट साइन कर रहे होते हैं, कभी कोई बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस ले रहे होते हैं कि एनवायरनमेंट को बचाएंगे, सारी चीज़ें यार, और वहाँ पर हम मिसाइल लेके एक दूसरे के ऊपर दाग रहे होते हैं। हर थोड़े थोड़े टाइम में खबर आने लगती है कि अच्छा यार इस देश ने इस पर हमला कर दिया या फिर ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो यार काफ़ी इमैच्योर साउंड करता है इन 21st सेंचुरी। तो हमें इंश्योर करना चाहिए सिटीजन कि हम किसी भी टाइप के वायलेंस को कम से कम एडवेंचरस की तरह से देखें और साथ ही साथ हमारी हमेशा सिंपैथी नॉर्मल सिविलियंस के साथ होनी चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए एंड लव यू ऑल।